हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। हमने दो फ्रूट कवर कर लिया है, मैंगो एंड बनाना। आज हम पपाया को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पपाया, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले पपाया का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कैरिका पपाया। ठीक है, फैमिली कैरिकेसी, ओरिजिन है ट्रॉपिकल अमेरिका और क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 18। ये हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन है। क्रोमोसोम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है तो क्रोमोसोम नंबर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2n = 18। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो जैसे पपाया में येलो पिगमेंट होता है, तो येलो पिगमेंट किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैंथिन के कारण। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। येलो पिगमेंट किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैंथिन के वजह से। नेक्स्ट है पेपिन। पेपिन होता क्या है? ठीक है, तो पेपिन का बहुत सारा यूज़ है, जैसे कि मेडिसिनल, एरोमेटिक, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए गला स्वेल हो जाता है ना, तो उसमें भी उसका यूज़ किया जाता है। इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, ये सब कुछ पेपिन का यूज़ है। ठीक है, तो पेपिन बनता कैसे है या उसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है? ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स ऑफ मैच्योर ग्रीन फ्रूट। ठीक है, जो हमारा मैच्योर ग्रीन फ्रूट होता है ना, मतलब जो पका नहीं है, राइप नहीं हुआ है, उससे पहले जो मैच्योर स्टेज में ग्रीन फ्रूट होता है, उसका जो मिल्क निकलता है ना, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, तो वो वाइट मिल्क जो होता है वो मिल्क लैक्टेट होता है। उसको क्या किया जाता है? उसको कलेक्ट किया जाता है किसी भी कंटेनर में, फिर उस लेटेक्स को ड्राई किया जाता है और उससे फिर पेपिन निकाला जाता है। ठीक है, तो पेपिन हमारा कहाँ किससे ऑब्टेन्ड होता है? ड्राइड लेटेक्स ऑफ मैच्योर ग्रीन फ्रूट। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हमारा ग्रीन मैच्योर फ्रूट है, मतलब ये पका नहीं है, मैच्योर स्टेज में है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, कट मारते हैं तो ये मिल्क बहने लगता है। जब ये मिल्क निकलता है तो उसको देखिए यहाँ पे कंटेनर में कलेक्ट किया जा रहा है। इसी को कलेक्ट करने के बाद ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद इससे पेपिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पेपिन प्रोडक्शन जो होता है वो है। ठीक है, बेस्ट टाइम जो होता है हमारा लेटेक्स प्रोडक्शन का, मतलब उस मिल्क को कलेक्ट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो 8 AM to 12 noon तक किया जाता है। ठीक है, मॉर्निंग में। और पेपिन में जो एंजाइम होता है उसको हम पेप्सिन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे थे पेपिन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब कितना एरिया हमारा पपाया में मतलब पपाया को कितने एरिया में कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, तो 1,32,000 हेक्टेयर इतना एरिया जो है वो हमारा अंडर कल्टीवेशन है पपाया का। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा 5,381.7 के यहाँ पे है, मतलब 1000, 30 लगा दो के। ठीक है, किलो टन। ठीक है, 1000 टन। प्रोडक्टिविटी हमारा 40.7 टन पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, सॉइल और पीएच की बात करें तो हमारा वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वेल ड्रेन होना चाहिए क्योंकि हमारा ससेप्टेबल होता है, पपाया हमारा वाटर लॉगिंग कंडीशन से ससेप्टेबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसको तो किसी भी सॉइल में कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सॉइल जो माना जाता है वो हमारा वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल है। ठीक है, और पीएच हमारा 6 to 7 होना चाहिए। नेक्स्ट क्लाइमेट की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। देखा, वी विंटर सीजन में इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते क्योंकि ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इसको। टेम्परेचर अगर लेस देन 12 to 14 डिग्री सेल्सियस हो गया ना विंटर सीजन में, तो उसका ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। टेम्परेचर 12 से कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन। अभी मैं बताई ना कि इसको विंटर सीजन में नहीं कल्टिवेट कर सकते हैं, इसीलिए ये सेंसिटिव होता है फ्रॉस्ट से और वाटर लॉगिंग कंडीशन से। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटीज़ की बात करेंगे तो दो तरह का वैरायटी होता है। ठीक है, एक होता है गायनोडायोसिस और दूसरा होता है डायोसिस। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं गायनोडायोसिस। गायनोडायोसिस बात करने से पहले हम एक बार आप एक और टर्म पढ़े होंगे, मोनोडायोसिस। ठीक है, अब मोनोडायोसिस क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा है मेज़। ठीक है, मेज़ में क्या होता है ना, मतलब मोनोशियस का क्या मतलब होता है कि हमारा मेल और फीमेल जो होगा ना वो एक ही प्लांट पे होगा लेकिन सेपरेट होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, तो इस पे मेल है ये और ये हमारा फीमेल है, मतलब प्लांट सेम हो सकता है लेकिन मेल एंड फीमेल अलग अलग फ्लावर में होगा। ठीक है, उसको मोनोशियस क्या कहा जाता है। और ये हमारा बेस्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो हमारा मेज़ है। जैसे कि सिल्क और टेसल अलग अलग होता है ना। ठीक है, तो मोनोशियस आपको पता चल गया मोनोशियस किसे कहते हैं।
तो हमारा जो पपाया होता है ना वो दो तरह का होता है, इसमें दो तरह का पाया जाता है, एक तो है हमारा गायनोडायोसिस और दूसरा है हमारा डायोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम गायनोडायोसिस की बात करेंगे कि गायनोडायोसिस में हमारा कौन कौन सी वेराइटी होती है। तो पहला वेराइटी है अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, पूसा मैजेस्टी, पूसा डिलीशियस, ताइवान, जिसको ब्लड रेड कलर भी कहते हैं, मतलब ताइवान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, पूसा डिलीशियस भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया पूसा डिलीशियस, ये रहा, पूसा डिलीशियस भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, पूसा मैजेस्टी भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये सब जो वैरायटी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रेड कलर। ठीक है, इसका अंदर का जो पल्प होता है ना वो ब्लड रेड कलर की तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी है कुर्ग हनी ड्यू सनराइज सोलो, जिसका फ्लैश जो रहता है अंदर का वो पिंक कलर का होता है, और CO7। ये सारे जो वेराइटीज़ हैं वो गायनोडायोसिस वैरायटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायोसिस वैरायटी की। लेकिन देखिए, गायनोडायोसिस का मतलब क्या होता है ना कि इसमें हमारा मेल प्लांट भी होगा, मेल प्लांट नहीं, मतलब फीमेल प्लांट रहता है और एक प्लांट में दोनों रहता है। एक प्लांट में पूरे फीमेल फ्लावर होंगे और एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पॉलिनेशन करने में आसानी हो जाता है। मेल है, ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के लिए मेल गैमेट तो चाहिए ही, मेल तो प्लांट तो ज़रूरी है। ठीक है, तो गायनोडायोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है क्योंकि इसमें मेल है। लेकिन डायोसिस का मतलब होता है या तो पूरे मेल होंगे या फीमेल होंगे, एक प्लांट पे या पूरे मेल या पूरे फीमेल होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारा एक ऑर्चर्ड है, इसमें ये सारे फीमेल हैं। ठीक है, ये सारे प्लांट फीमेल हैं, तो फीमेल होने से काम नहीं चलेगा ना, हमें तो मेल प्लांट भी चाहिए पॉलिनेशन करने के लिए, तो हमें अलग से एक मेल प्लांट लगाना होता है। जैसे कि आप किसी ऑर्चर्ड में गए होंगे तो देखे होंगे कि सारे पपाया में प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूटिंग आया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक दो प्लांट जो होता है वो हमारा जिसमें देखे होंगे कि फ्रूट नहीं आता है, तो उसको फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों लगाया है, फिर इसको हटा देना चाहिए, लेकिन उसको हटा नहीं सकते, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मेल प्लांट होता है। ठीक है, उसमें कभी फ्रूट आएगा ही नहीं। वही मेल प्लांट हेल्पफुल होता है फीमेल प्लांट में फ्रूट लाने को। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, ये जो मैं 1:10 रेशियो लिखी हूँ ना, मतलब कि अगर हर 10 फीमेल प्लांट के लिए हमें एक मेल प्लांट चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा 10% मेल प्लांट होना चाहिए ऑर्चर्ड में। ठीक है, ताकि वो फीमेल प्लांट को पॉलिनेट कर सके। तो यही हमारा रेशियो है 1:10, मतलब 10 फीमेल प्लांट के लिए एक मेल प्लांट का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये रेशियो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो डायोसिस प्लांट के लिए हमें मेल प्लांट की भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम ऑर्चर्ड में मेल प्लांट अलग से ग्रो करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा फीमेल प्लांट को फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, तो हम डायोसिस वैरायटी की बात करेंगे, तो हमारा डायोसिस वैरायटी जो है पूसा जाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये भी। ठीक है, टूटी फ्रूटी और कैंडीज़ और कैनिंग, देखिए टूटी फ्रूटी और कैंडीज़ कैनिंग बनाने के लिए पूसा जाइंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट जो वैरायटी है पूसा नन्हा, ये एक्सट्रीमली डॉफ वैरायटी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो उसको अच्छे से पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पूसा नन्हा हमारा एक्सट्रीमली डॉफ वैरायटी भी है। ठीक है, और ये डॉफ म्यूटेंट वैरायटी है, प्लांट पॉपुलेशन 6400 होता है। ठीक है, और यील्ड इसका 63 टन पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, पूसा नन्हा जो होता है ये 1 मीटर हाइट का होता है, मतलब ये इसको देखे होंगे आप कि कुछ पपाया का जो वैरायटी होता है, प्लांट जो होता है, उसमें देखे होंगे कि नीचे नीचे से ही फ्रूटिंग लगा रहता है, बहुत नीचे से। ठीक है, मतलब ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर एबव से ही उसमें क्या होता है, फ्रूटिंग होता है। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर हाइट का ही होता है। ठीक है, ये खाने में उतना टेस्टी नहीं होता है, लेकिन इसको सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पता नहीं आपने कभी खाया है कि नहीं, मैंने भी नहीं खाया है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये टेस्टी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं कि टेस्टी नहीं होता है, इसको सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पूसा नन्हा बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, प्लांट पॉपुलेशन 6400 होता है और यील्ड हमारा 63 टन पर हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैरायटी है पूसा डॉर्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और ये दोनों जो वैरायटी है ना, ये HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, इसको बहुत कम डिस्टेंस पे लगाया जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसको प्लांट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी है पूसा डॉर्फ, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ग्रो किया जाता है।
तो किचन गार्डन, अब देखिए किचन गार्डन का क्या मतलब होता है कि अपने जो घर हो गया उसके आसपास में जो छोटा सा जगह होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स कम स्पेस लेगा, तो इसलिए किचन गार्डन के लिए इसको कल्टीवेट किया जाता है, किचन गार्डन में लगा सकते हैं पूसाडॉर्फ को, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है CO258। अब देखिए ये 258 जो है ना, ये भी हमारा डायोशियस वैरायटी है, लेकिन 7, जैसे यहाँ पे देखिए हम गाइनोडायोशियस में बात किए थे ना, CO7 को छोड़ के बाकी 258 जो है वो हमारा डायोशियस वैरायटी है, ठीक है। तो 258 की बात करें, CO2 जो है मेनली कल्टिवेटेड फॉर पेपेन एक्सट्रैक्शन, इसको पेपेन एक्सट्रैक्शन के लिए ही कल्टिवेट किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। 400 से 500 kg ड्राइड पेपेन पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में हम 400 से 500 kg ड्राइड पेपेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है CO5, ये भी सेम है, मेनली कल्टिवेट, इसको भी पेपिन एक्सट्रैक्शन के लिए ही कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। ये सेम का सिंबल दिया है। 15 to 16 टन ड्राइड पेपिन पर हेक्टेयर, इस डेटा में मेरे को थोड़ा डाउट है, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिकेटेड बुक में यही डेटा दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 15 to 16 टन ड्राइड पेपिन पर हेक्टेयर CO5 का प्रोडक्शन है, ठीक है। CO8 की बात करें तो ये डेजर्ट पेपिन एंड प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। डेजर्ट मीन्स मीठा के लिए, ठीक है, डेजर्ट पेपिन के लिए, और प्रोसेसिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेस्ट प्रोसेसिंग वेराइटी है CO8, ठीक है, डायोशियस वेराइटी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ वेराइटीज़, ये तो डायोशियस गाइनोडायोशियस की वेराइटी हो गई, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कुछ वेराइटी के कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो पूसा मेजेस्टी जो था वो हमारा कौन सा वेराइटी था, गाइनोडायोशियस या डायोशियस, बताइए। ये हमारा गाइनोडायोशियस वेराइटी है, ठीक है। पूसा मेजेस्टी हमारा गाइनोडायोशियस वेराइटी है। ये सूटेबल है हमारा पेपिन प्रोडक्शन के लिए, गुड सेल्फ लाइफ होता है और लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए हम उस वेराइटी को ही कल्टीवेट करना चाहेंगे ना जिसको हम लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकें, क्योंकि हमें हार्वेस्ट करने के बाद मार्केट तक ले जाना होता है, उसमें 1-2 दिन टाइम तो लग जाता है, तो इसीलिए लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूसा मेजेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अब CO5 की बात करते हैं, तो हाईएस्ट पेपिन प्रोडक्शन होता है CO5 का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रेड लेडी जो होता है वो पॉपुलर एक्जॉटिक वैरायटी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सनअप जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी है, और रेनबो जो है वो फर्स्ट कमर्शियल ट्रांसजेनिक वैरायटी है। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहला ट्रांसजेनिक वैरायटी फाउंड किया गया था, ठीक है, लेकिन जिसको कमर्शियली मतलब बेचा जाता है या फिर कमर्शियली कल्टीवेट किया गया है वो हमारा रेनबो है, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो हमारा पूसा नन्हा। अब पूसा नन्हा का मैंने आपको कैरेक्टर तो बताया ही, बहुत एक्सट्रीमली डॉर्फ वैरायटी है, 1 सेंटीमीटर का ही हाइट होता है इसका, डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसको यूज़ किया जाता है, और ये टॉलरेंट है वाटर लॉगिंग कंडीशन से, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। ताइवान जो है वो ब्लड रेड कलर की वैरायटी है, इसका फ्लैश जो होता है वो ब्लड रेड कलर का दिखता है। सोलो जो है वो स्मॉल साइज पपाया है, फ्रूट वेट इसका 500 to 600 ग्राम होता है, और इसका ये जो है वो बहुत एक्सेलेंट क्वालिटी का फ्रूट होता है, ठीक है। अब कुछ क्रॉसेस या हाइब्रिड्स की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो है वो अर्का सूर्य कैसे बना है, सनराइज सोलो और पिंक फ्लैश का क्रॉस है। अर्का प्रभात, अर्का सूर्य और टैनुंग 1 का क्रॉस है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। CO4 जो है वो CO1 और वॉशिंगटन का क्रॉस है। CO3 हमारा CO2 और सनराइज सोलो का क्रॉस है। CO7 हमारा कुर्ग हनीड्यू और CP85 का क्रॉस है। पूसा डिलीसियस बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, हाई यील्डिंग वेराइटी है, 41 kg पर प्लांट, एक प्लांट से हमारा 41 kg फ्रूट हार्वेस्ट होता है। अब हम प्रोपगेशन की बात कर ले, तो पपाया को हम मेनली सीड से प्रोपगेट करते हैं। अब सीड से प्रोपगेट करते हैं तो हमें सीड रेट तो पता होना चाहिए, तो सीड रेट हमारा 250 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर गाइनोडायोशियस के लिए है, और डायोशियस के लिए सीड रेट बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें हमें अलग से मेल प्लांट भी चाहिए होता है ना, ठीक है। तो मेल प्लांट के लिए भी सीड चाहिए, तो 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर डायोशियस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटिंग टाइम की। प्रोपगेशन ये सीड रेट इंपॉर्टेंट है, प्रोपगेशन में सीड रेट याद रखिएगा, ठीक है। अब प्लांटिंग टाइम और स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 into 2 मीटर स्क्वायर स्पेसिंग होता है नॉर्मली यही स्पेसिंग होता है 2 into 2 मीटर स्क्वायर,
नॉर्मल प्लांटिंग के लिए, लेकिन ठीक है, लेकिन कई जगहों पर हमारा 1.82 × 1.8 मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक की बात करें तो हमारा ये होगा, इसको कीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप 2 × 2 मीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो पूसा नन्हा। पूसा नन्हा जो होता है ना, ये बहुत एक्सट्रीमली डॉफ वैरायटी है। हम बात कर चुके हैं वैरायटी का, कैरेक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर की स्पेसिंग पे लगाया जाता है। तो इसमें हमारा प्लांट पॉपुलेशन 6000 प्लांट पर हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। पिछले में हम बात किए थे कि 6400 प्लांट पर हेक्टेयर होता है। कहाँ पे देखा था? 6400 प्लांट पर हेक्टेयर था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6400 प्लांट पर हेक्टेयर है और यहाँ पे 6000 प्लांट पर हेक्टेयर दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ऑथेंटिकेटेड बुक में दिया हुआ है। तो आप एक रेंज में याद कर सकते हैं, 6000 से लेकर 6400 तक हमारा प्लांट पॉपुलेशन हो सकता है पर हेक्टेयर, ठीक है। अब शोइंग की बात करें तो जो पपाया का सीड का वाइबिलिटी जो होता है ना, वो बहुत लो होता है, ठीक है। और उस पर जो एक सर्कोटेस्टा लेयर होता है, कभी आप पपाया का सीड देखें हैं, वो बहुत चिपचिपा होता है। तो वो चिपचिपा क्या है? वो सर्कोटेस्टा लेयर है, ठीक है। तो सर्कोटेस्टा शोइंग करने से पहले हमें सर्कोटेस्टा लेयर को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम रिमूव नहीं किए तो ये जर्मिनेशन लो कर देता है, ठीक है। सीड को जर्मिनेट होने नहीं देगा, ठीक है। इसकी वाइबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए सीड्स को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। हमें शोइंग करने से पहले सर्कोटेस्टा लेयर को रिमूव करना चाहिए, लेयर रिमूव बिफोर प्लांटिंग, ठीक है। सीड्स आर ट्रीटेड विथ GA3 टू इन्हेंस जर्मिनेशन, ठीक है। अब देखिए वाइबिलिटी बहुत लो है, हम लॉन्ग टाइम तक इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, हमें सीड्स को मतलब जर्मिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए सीड्स को हमें जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब NPK की बात करते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। 250 1000 ग्राम पर प्लांट पर हेक्टेयर हमारा NPK डोज है, ठीक है। यील्ड जो होता है वो हमारा 50 to 100 kg पर प्लांट, एक प्लांट से 50 से 100 kg यील्ड हमारा होता है पपाया का, ठीक है। तो ये हमारा था पपाया। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।